नमस्कार दर्शकों, इस नई व्याख्यात्मक प्रस्तुति में बहुत बहुत स्वागत है। हम अक्सर दुनिया की प्रगति को ना सिर्फ जीडीपी या अर्थव्यवस्था के चश्मे से देखते हैं। मतलब बड़ी बड़ी संख्याएं देख लीं और सोच लिया कि सब बढ़िया है। लेकिन क्या सच में किसी देश की सफलता सिर्फ उसकी दौलत से तय होती है? बिल्कुल नहीं। आज हम इसी दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करेंगे कि वास्तविक मानव विकास आखिर है क्या। यह सिर्फ आर्थिक आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा है। तो चलिए बिना देर किए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज की इस चर्चा के 6 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, वृद्धि बनाम विकास। दूसरा, मानव विकास की अवधारणा। फिर हम इसके 4 स्तंभों को समझेंगे। इसके बाद मानव विकास को मापने के तरीके और फिर मानव विकास सूचकांक 2025 के ताज़ा आंकड़े। अंत में भारत की वर्तमान स्थिति और हमारे सामने खड़ी चुनौतियों पर नजर डालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वृद्धि बनाम विकास के बुनियादी अंतर की। देखिए, अक्सर एक आम गलतफहमी होती है। हमें लगता है कि आकार में वृद्धि होना मतलब हमेशा कुछ सुधार होना है। ठीक है ना? लेकिन भूगोल और अर्थशास्त्र के नजरिए से ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम तुलना करें तो एक तरफ है वृद्धि, जो सिर्फ एक मात्रात्मक पैमाना है, यानी सिर्फ नंबर्स। ये सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। पर दूसरी तरफ है विकास। विकास पूरी तरह से गुणात्मक है। ये तभी होता है जब गुणवत्ता में कोई वास्तविक, कोई सकारात्मक परिवर्तन हो। यानी विकास का मतलब ही है बेहतरी की ओर एक कदम। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी शहर की आबादी कुछ ही सालों में 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो जाती है, तो तकनीकी रूप से हम कहेंगे कि शहर में वृद्धि हुई है। लेकिन अगर उस शहर में लोगों के लिए घर, अस्पताल और बुनियादी सुविधाएं पहले जैसी ही बदहाल रहें, तो इस वृद्धि को हम किसी भी सूरत में विकास नहीं कह सकते। अब आते हैं अपने दूसरे विषय पर, मानव विकास की अवधारणा। 20वीं सदी के आखिर में दुनिया भर के विचारकों को यह एहसास हुआ कि प्रगति को सिर्फ अर्थव्यवस्था के आकार से मापना सही तरीका नहीं है। इसी सोच ने एक बड़ा बदलाव ला दिया और प्रगति के केंद्र में अर्थव्यवस्था की जगह सीधे इंसान को रख दिया गया। दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूबुल हक का एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि विकास का असली उद्देश्य लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना है। मतलब जीवन सिर्फ लंबा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका एक अर्थ होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। लोग स्वस्थ रहें और अपनी बुद्धि का सही विकास कर सकें। डॉक्टर हक के इसी विचार को नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री प्रो अमर्त्य सेन ने और भी विस्तार दिया। उनका क्षमता उपागम ये बताता है कि संसाधनों तक पहुंच बनाकर मानव क्षमताओं का निर्माण करना ही विकास की असली चाबी है। प्रोसेन का सीधा सा तर्क है कि अगर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, तो असल में ये इंसान की स्वतंत्रता को बढ़ाने का काम है। इसे एक बहुत ही जमीनी उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक अशिक्षित बच्चा कभी डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसमें काबिलियत नहीं है, बल्कि शिक्षा रूपी बुनियादी क्षमता न होने की वजह से उसके भविष्य के विकल्प हमेशा के लिए सीमित हो गए हैं। यही मानव विकास का मूल आधार है, क्षमताएं देकर विकल्प खोलना। चलिए अब बात करते हैं मानव विकास के 4 स्तंभों की। जिस तरह कोई भी बड़ी और मजबूत इमारत अपने पिलर्स या स्तंभों के सहारे खड़ी होती है ना, ठीक वैसे ही मानव विकास का विचार भी 4 मुख्य स्तंभों पर टिका है। पहला है समता, यानी लिंग, जाति या आय का कोई भेदभाव किए बिना सबको समान अवसर मिला। दूसरा है सतत पोषणीयता, मतलब संसाधनों का इस तरह इस्तेमाल करना कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बचे रहें। तीसरा स्तंभ है उत्पादकता, जिसका अर्थ है लोगों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य देकर उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाना। और चौथा है सशक्तिकरण, जो अच्छी नीतियों के जरिए लोगों को अपने फैसले खुद लेने की ताकत देता है। ये चारों मिलकर ही एक खुशहाल समाज बनाते हैं। अब देखिए, दुनिया भर की संस्थाएं मानव विकास को अलग अलग चश्मे से देखती हैं। जैसे एक पुराना तरीका है आय उपागम, जो सिर्फ इंसान की आमदनी देखता है। दूसरा है कल्याण उपागम, जो मुख्य रूप से सरकारी खर्चों पर जोर देता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने न्यूनतम आवश्यकता उपागम दिया। इसमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों पर फोकस किया गया। और अंत में है प्रोफ सेन का क्षमता उपागम, जिसकी चर्चा हमने अभी की, जो क्षमताओं के निर्माण को सबसे ऊपर रखता है। आइए अब समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव विकास का मापन कैसे होता है। इन गुणात्मक बातों को समझना तो ठीक है, लेकिन इन्हें मापना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक को मुख्य रूप से 3 चरणों में मापता है। पहला है स्वास्थ्य, जिसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से देखा जाता है।
दूसरा है शिक्षा। इसे वयस्कों की साक्षरता और स्कूलों में नामांकन दर से आंका जाता है। और तीसरा है संसाधनों तक पहुंच, जिसे लोगों की क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता से तय किया जाता है। इन्हीं तीनों के आधार पर हर देश को 0 से 1 के बीच का स्कोर मिलता है। यहाँ एक बेहद दिलचस्प भू राजनीतिक सच्चाई सामने आती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना की जाए तो कई छोटे देश सिर्फ इसलिए बड़े और अमीर देशों से आगे निकल जाते हैं क्योंकि वहाँ सामाजिक क्षेत्रों में बेहतरीन निवेश और सुशासन होता है। इसके उलट जो देश राजनीतिक अस्थिरता, गृह युद्ध या अपनी रक्षा पर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, वे मानव विकास सूचकांक में अक्सर काफी नीचे रह जाते हैं। ये साफ दिखाता है कि सिर्फ पैसा नहीं बल्कि नीतियां ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अब नजर डालते हैं मानव विकास सूचकांक 2025 पर। बुनियादी सिद्धांत तो हम समझ गए, अब जरा ताज़ा वैश्विक डेटा देखते हैं। यूएनडीपी की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 193 देशों की सूची में भारत को 130वां स्थान मिला है। यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2022 में भारत 133वें स्थान पर था। यह निष्पक्ष रूप से दर्शाता है कि भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी में लगातार सुधार कर रहा है। इस सुधार के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये नंबर है, 72 वर्ष। 1990 में भारत में जीवन प्रत्याशा सिर्फ 58.6 वर्ष थी, जो 2023 तक बढ़ के 72 वर्ष हो गई है। ये एक ऐतिहासिक स्तर है। रिपोर्ट बताती है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत और पोषण अभियान जैसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहलों ने स्वास्थ्य सुविधाओं को काफी बेहतर किया है। नतीजतन लोगों का जीवन अब अधिक लंबा और स्वस्थ हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी रुझान काफी सकारात्मक रहे हैं। आज भारत में एक बच्चा औसतन 13 वर्षों तक स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहा है। 1990 में ये आंकड़ा सिर्फ 8.2 वर्ष था। शिक्षा के अधिकार और नई शिक्षा नीतियों जैसे जो संरचनात्मक सुधार हुए हैं, उन्होंने ज्ञान तक पहुंच को काफी आसान बना दिया है। आइए अब चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, भारत की स्थिति और चुनौतियां। देखिए, प्रगति तो हुई है, लेकिन तस्वीर अभी पूरी नहीं है। विकास के रास्ते में कुछ बुनियादी बाधाएं भी हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। असमानता यानी समाज में मौजूद ऊंच नीच के कारण भारत को अपनी कुल मानव विकास उपलब्धियों में लगभग 30.7% का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रगति का लाभ समाज के हर वर्ग तक समान रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी संरचनात्मक चुनौती है। इसके अलावा भी कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। पहली है लैंगिक असमानता। आज भी महिला श्रम बल भागीदारी केवल 41.7% है, जो कि काफी कम है। संसाधनों का असमान वितरण भी एक गंभीर मुद्दा है। और हाँ, एक नई चुनौती भी तेजी से उभर रही है, एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जहां एक ओर ये रोजगार के नए अवसर ला रहा है, वहीं पुरानी नौकरियों के छिनने का डर भी लगातार बना हुआ है। तो ऐसे में सच्चे विकास के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि एक तरफ हमारे पास सड़कें, अस्पताल और जीडीपी जैसे भौतिक विकास के साधन हैं, और दूसरी तरफ रोजगार, स्वास्थ्य, संतुष्टि और खुशी जैसे वास्तविक मानव कल्याण के पहलू। सच्चे मानव विकास के लिए इन दोनों के बीच एक बेहद नाजुक सा संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। इनमें से किसी एक की कीमत पर दूसरे को हासिल नहीं किया जा सकता। लेकिन चुनौतियों के बीच हमेशा कुछ बेहतरीन अवसर भी छिपे होते हैं। एआई कौशल को अपनाने में भारत आज दुनिया में सबसे आगे निकल रहा है। 2019 में जहां देश में एआई शोधकर्ता न के बराबर थे, वहीं आज 20% एआई शोधकर्ता भारत में ही रहकर काम कर रहे हैं। ये तकनीकी कौशल निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, जो भविष्य के विकास का एक नया पैमाना तय कर सकता है। तो दर्शकों, इस प्रस्तुति के अंत में हम एक बहुत ही ज्वलंत सवाल के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। जिस तेजी से हम एआई और नई तकनीक की दुनिया में कदम रख रहे हैं, क्या समाज में मौजूद इस असमानता की गहरी खाई को भरे बिना हम कभी भी सच्चे मानव विकास का दावा कर सकते हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आज की हमारी ये व्याख्यात्मक प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।